ओके, तो हम लोगों ने कनेक्ट हो गए आप सभी लोग। तो बात कर रहे थे अर्थक्वेक को हम लोगों ने शुरू किया था, और अर्थक्वेक क्या होते हैं इस पर बात की थी। टेकिंग ऑफ ग्राउंड, सीस्मिक वेव्स की बात करी, वेव्स ऑफ अर्थक्वेक। देन हम लोग कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक की बात करनी है। तो भूकंप के अपने क्या कारक हैं, किस तरीके से अर्थक्वेक आते हैं। तो हम लोग अब अपने रिकनेक्ट हो गए हैं। आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। वैसे ये टॉपिक मेंस का है, लेकिन कुछ कभी एक आध ऑप्शन के फॉर्म में वहां पर ये आ जाता है, या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कभी कोई आ जाता है कि ये स्टेटमेंट है। तो भूकंप के कारक कौन कौन से हैं, इनकी बात हम लोगों ने की। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक्स। दो तरह के अर्थक्वेक हैं जो प्लेट मोशन और फॉल्ट की वजह से जनरेट होते हैं। तो उनके जो कारक होते हैं वो कारक टेक्टोनिक कारक कहे जाते हैं, इसीलिए टेक्टोनिक अर्थक्वेक नाम भी होता है, टेक्टोनिक कॉजेज। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो बड़ा चर्चा में है और काफी इंपॉर्टेंट है, आइसोस्टैटिक कॉजेज। दोनों को समझना है। जैसे प्लेट मोशन है, फॉल्ट है। फॉल्ट हम लोगों ने ब्लॉक माउंटेन पर डिस्कस किए थे कि क्रस्ट चटकती है, टूटती है, भारी खंड नीचे जाते हैं, हल्के खंड ऊपर आते हैं। तो वी हैव इमेजिन द फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रस्ट and movement of the denser block downward and lighter block upward. This relative motion of the two block is known as the faulting, and the horizontal motion of plates. So the tectonic causes includes the, यहाँ हमें दो कैटेगरी मिली टेक्टोनिक कॉजेज में। फर्स्ट वन इज द प्लेट मोशन, प्लेटों की गतियां। दूसरा है फॉल्ट्स। तो जितने टेक्टोनिक कॉजेज होते हैं वो सभी के सभी क्या है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक होते हैं। लेकिन आइसोस्टैटिक कॉजेज क्या है, अभी आइसोस्टैटिक का मतलब बताएंगे। दे मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके के हो सकते हैं आइसोस्टैटिक कॉजेज, नेचुरल एंड मैन इंड्यूस्ड, और मानव द्वारा प्रेरित। अब हम लोग सबसे पहले इस पर आ जाएं, तो फर्स्ट वन है प्लेट मोशन। तो प्लेट मोशन से किस तरीके से, तो प्लेट मोशन एंड अर्थक्वेक की अगर हम लोग बात करें तो इसको समझ लें। क्या क्या लिखा हम लोगों ने कि अर्थक्वेक के जो कॉजेज हैं वो हम लोगों ने दो कैटेगरी में यहां पर डिवाइड कर लिए। टेक्टोनिक कॉजेज, दीज आर द नेचुरल, ये सभी प्राकृतिक होते हैं। इनमें प्लेटों की गतियां, प्लेट मोशन और फॉल्ट यानी भ्रंश सम्मिलित है। उसके अलावा अर्थ के अपने क्रस्ट के टुकड़ों का मैकेनिकल बैलेंस होता है। उस मैकेनिकल बैलेंस को आइसोस्टैसी कहते हैं। अगर ये आइसोस्टैसी गड़बड़ हो जाए तब भी अर्थ के टुकड़े हिलने डुलने लगते हैं, और अगर टुकड़े हिलेंगे डुलेंगे तो उसे हम अर्थक्वेक कहेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ इस लिस्ट को समझ लिया कि दो तरीके के आइसोस्टैटिक हो सकते हैं, एक तो नेचुरल डिस्टर्ब हो जाए बैलेंस, और दूसरा है मानव की गतिविधियों से वो मैकेनिकल बैलेंस है अर्थ के टुकड़ों का, ब्लॉक का, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो नाउ कम टू फर्स्ट वन, द प्लेट मोशन एंड अर्थक्वेक। हम लोग इसकी बात करते हैं, प्लेट मोशन एंड अर्थक्वेक। प्लेटों की गतियां और भूकंप। ये है। अब हम लोगों को रिकॉल करना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितने तरह के प्लेट मोशन की बात की थी। तो एक प्लेट मोशन की बात करी थी, कन्वर्जेंस। मान लो ये एक प्लेट है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, या इधर हमने कह दिया कोई दूसरी प्लेट है वो थोड़ी डेंसर है, वो इधर मूव कर रही है ऐसे। These are the two plates. इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेट कन्वर्जेंस। ये हुआ। दूसरी बात हमने कहा कि दोनों ओर एक जैसी प्लेट्स हैं, ये प्लेट इधर जा रही है, या ये दूसरी प्लेट ऐसी है ये इधर जा रही है। तो यहां जो मोशन है वो, अगर ये कन्वर्जेंस था तो ये डाइवर्जेंस कहा जाएगा। यहां पर अपसरण है, बीच की दूरी यहां प्लेटों की बढ़ेगी। तो ये एक टाइप ऑफ प्लेट मोशन हो गया, ये दूसरा सेकंड टाइप ऑफ प्लेट मोशन हो गया। तीसरा हम लोग कहेंगे ये प्लेट है, एक ये हो गई, इसी के साथ में ये एक दूसरी प्लेट है, वो ये हो गई। ये प्लेट इधर जा रही है या ये प्लेट इधर जा रही है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच यहां पर ये ना तो दूरी बढ़ती है ना घटती है, ये दे आर मूविंग लेटरल पास टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास में खिसक रहे। तो यहां जो रिलेटिव मोशन होगा, ये इधर जा रही होगी या ये इधर जा रही होगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म मोशन। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म मोशन कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्म मोशन ऑफ प्लेट है, ये प्लेटों की संरक्षित गति है, ये अपसरण गति है, ये अभिसरण गति है। तो हम लोगों के पास तीन प्रकार की ये प्लेटें हैं, तीन प्रकार की ये गतियां हैं। अब इन सभी तरह की प्लेट गतियों पर अर्थक्वेक आते हैं।
तो वी कैन इमेजिन द अर्थक्वेक। यहाँ ये प्लेट इसके नीचे सरक रही है और जब ये नीचे सरकेगी तो यहाँ ये गलेगी। गलने से ये सीधा मैग्मा ऊपर की ओर उठना चाहेगा और इसके बदौलत यहाँ अब धक्के या वाइब्रेशंस महसूस होंगे। ये क्या आ जाएंगे यहाँ? अर्थक्वेक। यही वाइब्रेशन अगर इधर बढ़ेंगे तो ये प्लेट अगर नीचे है तो यहाँ वाटर होगा, मान लो ये ओशन है यहाँ, तो इससे यहाँ जब धक्के पड़ेंगे तो यहाँ ओशन में भी हमें वाइब्रेशन फील होंगे। यही वाइब्रेशन ओशन में क्या ले आएंगे? सुनामी। तो दिस इज द सी और ओशन, हियर इज द कॉन्टिनेंट मींस द लैंड। तो ये बेनी ऑफ जोन है, बेनी ऑफ जोन से एक और अर्थक्वेक आ रहा है तो दूसरी ओर सुनामी आ रही है। गॉट इट? कौन सा मोशन हुआ ये? इसे हम कहेंगे कन्वर्जेंस मोशन हुआ। अब अगर हम यहां की बात करें तो यहां क्या होगा? नीचे से गर्मा गर्म मैग्मा ऊपर आएगा और यहां टी में क्या बनता है? रिज बनता है। दोनों ओर काफी ऊंचे होंगे ये टीले और इधर अंदर की ओर ये तवे होंगे। तो ऐसे नुकीले शिखर होते हैं, ये बीच में गहरी दरार होती है, इसे हम लोग रिज कहते हैं। यही रिज यानी कटक कहा जाता है। ऐसे मैग्मा निकलता रहता है। अब मान लो नया मैग्मा आया नीचे से, न्यू मैग्मा। ये क्या है? पहले का निकला हुआ ओल्ड लावा। ओल्ड लावा किसमें चेंज हो चुका है? रॉक में। अब ये नया आया तो न्यू मैग्मा अपनी हीट देगा। तो अब इन ओल्ड रॉक में क्या होने लगेगा? हीट लेकर के ये रॉक्स थर्मल एक्सपेंशन करेंगी, फैलेंगी। अगर यहां इनका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ये फैल रही है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऊपर की रॉक में क्या शुरू हो जाएंगे? यहां वाइब्रेशंस। यही वाइब्रेशंस जब यहां लैंड पर हुए, कॉन्टिनेंट पर, तो हम लोगों ने इन्हें अर्थक्वेक कहा। यही वाइब्रेशन जब यहां सी बॉटम पर हुए, सागर की तली पर, तो यहां पानी में वेव्स जनरेट हो गई और इन्हीं वेव्स को हमने सुनामी कहा। ऐसे ही यहां जब ये वाइब्रेशन हो रहे तो यहां जो भी आइलैंड वगैरह होंगे उन आइलैंड पर क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक। और अगर आइलैंड नहीं है तो क्या होंगे? सुनामी होंगे, क्योंकि इस पर क्या भरा होगा? इन प्लेटों पर। तो ये एक प्लेट है और इस तरीके से ये प्लेटें तो ये इधर जा रही है, ये इनके मोशन है, दीज आर द डाइवर्जिंग प्लेट मार्जिन। यहां ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म मोशन पर क्या होगा? ये देखो लाइन पड़ी हुई है, इसके सहारे ये प्लेट इधर गई या ये प्लेट इधर गई, तो अब यहां दोनों के बीच बहुत फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण से एनर्जी रिलीज होगी। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? रिलीज द एनर्जी। इससे अब एनर्जी यानी ऊर्जा रिलीज होगी और यही ऊर्जा इसमें हमें वाइब्रेशन के रूप में महसूस होगी। और वाइब्रेशंस क्या है? अर्थक्वेक है। यानी जहां पर दो प्लेटों के बीच या दो ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से वहां पर अर्थक्वेक आते हैं। नीचे की चट्टानें मैग्मा को रिसीव करके यहां नीचे से मैग्मा ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाता हुआ मैग्मा पहले से बनी हुई चट्टानों को हीट देगा। हीट लेकर चट्टानें अपनी जगह पर फैलेंगी। अगर फैलती हैं हीट लेकर तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। अगर नीचे की चट्टानें फैलने लगे, सिकुड़ने लगे, तो ऊपर की चट्टानें कांपने लगेंगी और इस थर्मल एक्सपेंशन से क्या जनरेट हो जाते हैं? वाइब्रेशंस। और जो वाइब्रेशन इनटू क्रस्ट है, वाइब्रेशन ही तो अर्थक्वेक है। समझ में आया? तो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन्स कैन कॉज द अर्थक्वेक। तीन ही प्रकार के प्लेट मार्जिन होते हैं और तीनों प्रकार के प्लेट मार्जिन भूकंप लाने में सक्षम है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या? ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन कैन कॉज द वाइब्रेशंस इनटू क्रस्ट। और वाइब्रेशंस इनटू क्रस्ट क्या है? दीज आर द क्वेक्स मींस द ट्रिमर्स ऑफ द अर्थ मींस अर्थक्वेक। तो हम लोगों ने यहां ये इसका एक सारांश लिख लिया कि ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन्स कैन कॉज द वाइब्रेशंस इनटू द क्रस्ट, दीज आर द अर्थक्वेक्स। समझ में आ गया? एक ही स्लाइड पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर ली। तो कितने तरह के मोशन हुए? तो फर्स्ट मोशन टाइप इज कन्वर्जेंस, सेकंड टाइप बी इज द डाइवर्जेंस एंड सी इज द ट्रांसफॉर्म मोशन। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द प्लेट मोशंस। हमारे पास तीन प्रकार की प्लेट गतियां हैं और तीनों प्रकार की प्लेट गतियां अर्थ को कपाने में, शेकिंग ऑफ द ग्राउंड करने में सक्षम है। ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द प्लेट्स आर कंपिटेंट टू कॉज द अर्थक्वेक। राइट? ओके। यहां पर ये क्या बना? इस प्लेस को क्या बोलते हैं? जहां से ये मैग्मा दो प्लेट कन्वर्ज होते हैं और मैग्मा ऊपर जाता है, क्रस्ट को तोड़ करके वोल्केनो भी ला सकता है। तो वोल्केनो कहां लाएगा? टी में। इधर वाइब्रेशंस जनरेट कर देगा तो अर्थक्वेक। इस जगह को क्या कहा जाता है? दिस प्लेस इज कॉल्ड बेनी ऑफ जोन। याद आ गया? और जहां से ये गर्मा गर्म मैग्मा उठता रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्लेस इज कॉल्ड हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट कहां होते हैं? डाइवर्जिंग मार्जिन के नीचे। और कन्वर्जिंग मार्जिन के नीचे क्या होता है? बेनी ऑफ जोन। ट्रांसफॉर्म मोशन पर कोई भी ना हॉट स्पॉट है ना बेनी ऑफ जोन है, लेकिन बहुत ही खतरनाक भूकंप आते हैं यहां पर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन तो सभी लोग गए हैं,
तो जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन के जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो रेल से, पटरी से फ्रिक्शन करते हैं और उस फ्रिक्शन से हमें वाइब्रेशन एनर्जी महसूस होती है। फोकस क्या है? जिस जगह पर ये वाइब्रेशन एनर्जी रिलीज हो, यहां ये फोकस होगा। यहां जाएंगे तो यहां जहां रॉक के अंदर इन्होंने हीट दे दी, वो फोकस होंगे। यहां जहां फ्रिक्शन हो रहा होगा तो फ्रिक्शन से यहां फोकस जनरेट होगा। तो फोकस हर हर जगह होंगे। जहां भी वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं, ईच पॉइंट वुड बी नोन एज द फोकस। और कोई डाउट साक्षी? क्लियर? तो अब इस स्लाइड से आप लोग कर लेंगे और ये स्लाइड आपके पास बनी हुई पहुंची जाती है आसानी से। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाएं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टेक्टोनिक, जितने भी टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं या टेक्टोनिक कॉजेज हैं, उसमें प्लेट मोशन की बात हमने की थी। प्लेट मोशन समझ में आ गया, प्लेट गतियां। अब अगर हम दूसरा कॉज लें, दिस इज कॉल्ड द फॉल्ट। इसे हम फॉल्ट कहते हैं। अब फॉल्ट के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो अब जरा फॉल्ट पर आ जाएं। फॉल्ट्स, इन्हें हम लोग भ्रंश कहते हैं। फॉल्ट्स के बारे में आपको अभी याद भी आ गया होगा कि ये मान लो कोई एक ब्लॉक है। ये कैसा ब्लॉक है? लेस डेंस है। इसलिए मैंने आपको पहले ब्लॉक, ब्लॉक माउंटेन ये सब बताए थे, क्योंकि वर्ल्ड में अब हमें जहां जहां ब्लॉक माउंटेन या रिफ्ट वैली मिलेंगे, वो किसके लिए क्षेत्र बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे? तो वेयर एवर द ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली आर प्रेजेंट, ऑल दीज रीजन्स आर सेंसिटिव फॉर द अर्थक्वेक। हां, अभी तो कृष्णा आपको क्या समझना है? प्लेट मोशन। अभी आप आए हैं तो इसको समझिएगा। तो अभी हमने क्या बताया? फॉल्ट्स। और ये एक ब्लॉक है। दूसरा ब्लॉक हमने ये ले लिए, ये ब्लॉक डेंसर है। और डेंसर ब्लॉक भारी होने के कारण कहां जाएंगे? नीचे। इधर भी हमने कह दिया ये डेंसर ब्लॉक है, ये भी भारी होने के कारण जाएगा नीचे। या ये लाइटर ब्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा है। स्थिति कोई भी बने, हम लोग ये कहेंगे कि एक ब्लॉक ये इधर या ये ब्लॉक इधर या यहां कह लें, इनके बीच यहां फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो जहां भी फॉल्ट होते हैं वहां पर दो ब्लॉक के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो फॉल्ट्स हैव द फ्रिक्शन फोर्स। फॉल्ट्स हैव फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स इन द कॉन्टैक्ट। दो ब्लॉक जहां एक दूसरे के संपर्क में हैं, वहां अगर वो गति होती है, फॉल्टिंग होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स विल रिलीज द एनर्जी। फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी को रिलीज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स रिलीजेस द एनर्जी। और जिस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज होगी वो पॉइंट फोकस होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स रिलीज द एनर्जी, दैट इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। यही भूकंप का कारण होता है। तो हम जहां जहां भी ब्लॉक माउंटेन या रिफ्ट वैली आते हैं, वो सभी क्षेत्र सेंसिटिव होते हैं। इसके लिए फॉर द अर्थक्वेक। देख ले, ऑल द रीजन्स वेयर ब्लॉक माउंटेन्स oblique rift valley are present, are sensitive for earthquake। तो ये सभी क्षेत्र जहां खंड पर्वत यानी भ्रंश पर्वत या भ्रंश घाटियां विद्यमान हैं, उन सभी क्षेत्र में सभी क्षेत्र भूकंप के लिए संवेदनशील हैं। यस, सेम वी कैन फाइंड वेयर द ट्रांसफॉर्म मोशन ऑफ द प्लेट। और यही स्थिति फ्रिक्शन फोर्स वाली हम लोग प्लेटों के ट्रांसफॉर्म मोशन में भी पा सकते हैं। ये देखो, दिस प्लेट मूविंग टू द वेस्ट एंड दिस प्लेट इज मूविंग टू द ईस्ट। तो द पार्ट ऑफ द टू प्लेट्स इन द कॉन्टैक्ट, इन प्लेटों के वो हिस्से, द पार्ट्स ऑफ द प्लेट्स व्हिच आर इन द कॉन्टैक्ट आर स्लाइडिंग पास टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के सहारे खिसक रहे हैं। तो देयर वुड बी द फ्रिक्शन फोर्स दैट रिलीज द एनर्जी, दैट इज द वाइब्रेशन। तो दुनिया में जितने अर्थक्वेक आते हैं, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड, वो किस क्रिया का परिणाम है? एक सबसे पॉपुलर कॉज अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए तो क्या होगा? देख ले, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द earthquakes of the world विश्व के अधिकांश भूकंप किस कारण से आते हैं? तो जवाब क्या होगा आप लोग अब खुद ही बता देंगे। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स और टू प्लेट्स। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं।
अब ईमानदारी से अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि प्लेट और ब्लॉक के बीच अंतर क्या है। फॉल्स और प्लेट मोशन में वास्तव में अंतर क्या है, क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है। यही बात यहां पर हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। दीज आर नॉट सेम, ये एक समान नहीं है। तो फिर क्या डिफरेंस है, अब जरा देख लें। इतना सबने समझ लिया। आओ अब हम लोग कहते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। मान लो ये कोई एक प्लेट है। प्लेट को हम लंबाई में और चौड़ाई में दिखाते हैं, यानी प्लेट क्या हो गए, एक तरीके से हॉरिजेंटल ब्लॉक ऑफ द क्रस्ट। दीज आर कॉल्ड द स्लैब। ये हमने प्लेट कह दिया। लेकिन जब इस प्लेट में हम 3D ले लें, ये हमने लंबाई ले ली, ये इसकी गहराई या मोटाई ले ली, और ये यहां चौड़ाई ले लें, तो हम कहेंगे कि ये एक ब्लॉक होगा B1, तो ये एक ब्लॉक होगा B2। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक ब्लॉक यहां हो सकता है B3, और ब्लॉक छोटे और बड़े भी हो सकते हैं, ब्लॉक टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, तो इसे हम B4 ब्लॉक कह सकते हैं। दिस इज द B5 ब्लॉक, दिस इज द B6 ब्लॉक, बट दिस एंटायर हॉरिजेंटल स्लैब इज द प्लेट। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक, तो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज द, इस पूरे को हम प्लेट कहेंगे। सीधा निष्कर्ष ये निकला कि किसी एक प्लेट में कई वर्टिकल ब्लॉक हो सकते हैं। A single plate may have number of vertical blocks. किसी एक ही प्लेट में कई हमें ऊर्ध्वाधर खंड मिल सकते हैं। They have number of vertical blocks. इसमें कई हमें ऊर्ध्वाधर खंड मिल सकते हैं। अब यहां ब्लॉक के बीच क्या हो रहा होगा आपस में, मान लो ये लाइटर ब्लॉक है, तो लाइटर ब्लॉक कैन मूव अपवर्ड, दिस डेंसर ब्लॉक कैन मूव डाउनवर्ड, और डेंस ब्लॉक कहां जाएंगे, नीचे। तो अब यहां इस लाइन पर ये फॉल्ट लाइन हो जाएगा। ये है क्या, पूरी एक प्लेट है। मान लो इसी प्लेट के साथ हमने कहा कि यहां ये कोई दूसरी प्लेट ले लें हम, ये प्लेट इससे कन्वर्ज कर रही है या ये इस पर ओवरराइड करना चाहती है, तो अब हम इस किनारे को क्या कहेंगे, दिस इज द प्लेट मार्जिन। प्लेट मार्जिन पर क्या होता है, हॉरिजेंटल मोशन। ये है, तो एक प्लेट ये है, दिस इज द प्लेट ए, एंटायर बड़ी सी प्लेट जिसमें कई हमें ब्लॉक मिल गए। दिस इज द प्लेट बी, इसमें भी हमें ब्लॉक मिल सकते हैं। वी कैन हैव द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, अ सिंगल प्लेट मे हैव द नंबर ऑफ वर्टिकल ब्लॉक्स। किसी एक प्लेट में हमें कई ऊर्ध्वाधर खंड या टुकड़े मिल सकते हैं। अब समझ में आया? हाँ, अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल सही है। दीप ने बताया कि फॉल्टिंग में रिलेटिव मोशन चाहिए, एक खंड ऊपर जाए तो दूसरा खंड नीचे जाए। अगर हम यहां कहें तो हम ये कहेंगे कि ये खंड इसके नीचे सरक रहा है या ये खंड इसके ऊपर जा रहा है। वर्टिकल मोशन की बात कर दी तो इसे हम फॉल्टिंग कहेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर दी तो प्लेट मोशन कहेंगे। तो सारांश क्या निकला हम लोगों का, बताइए, व्हाट इज द कंक्लूजन। तो जब हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष क्या होगा हमारा, द हॉरिजॉन्टल मोशन of the fragments of the crust is plate motion। इतना बढ़िया कंक्लूजन हम लोगों के सामने आ गया। कंक्लूजन क्या निकाला हम लोगों ने, ये निकाला कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की इसके टुकड़ों के बीच, अगर क्रस्ट के टुकड़े हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं, दिस इज द प्लेट मोशन। ये एक कंक्लूजन बना हम लोगों का। तो दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, अगर क्रस्ट के टुकड़े वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, if the fragments of crust are in vertical motion, they are called blocks। समझ में आ गया? तो दो निष्कर्ष हम लोगों ने निकाले कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तो प्लेट है, और वर्टिकल मोशन अगर हो रहा है तो फॉल्टिंग है क्रस्ट के ही टुकड़े। बस प्लेट को हम ज्यादा बड़ा टुकड़ा एक हॉरिजॉन्टल स्लैब लेते हैं, तो प्लेट वस्तुतः क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्लैब है। ये हॉरिजॉन्टल स्लैब है, तो एक प्लेट में हमें कई ब्लॉक मिल सकते हैं। अब किसी को कोई डाउट? तो हॉरिजॉन्टल के मोशन के आधार पर हमें कितनी तरह की गतियां मिली? तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द प्लेट मोशंस, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड ट्रांसफॉर्म।
all the three types of plate margins can cause the vibrations in the crust. They are called earthquake. What happens actually at the convergence या converging margins पर क्या होता है, many of zone बनते हैं और यहां से अंदर का ये धक्का ऊपर आता है जिससे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं. लैंड पर अगर ये धक्का है तो अर्थक्वेक है, सागर में ये धक्का है तो सुनामी. और जहां डाइवर्जिंग होता है वहां नीचे से आता हुआ मैग्मा चट्टानों को गर्म करता है तो चट्टानें अपनी जगह गर्म होकर फैलती हैं तो ऊपर की चट्टानें कांपने लगती हैं और यही वाइब्रेशन ही अर्थक्वेक है. थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट इनटू द वाइब्रेशंस ऑफ द रॉक. और जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां भी बड़े खतरनाक अर्थक्वेक आते हैं तो प्लेटें आपस में रगड़ती हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है. सेम चीज हमें कहां मिलती है, यही चीज हमें फॉल्टिंग पर मिलती है और यहां ये फोकस बनते हैं आपस में रगड़ने से. तो फॉल्ट्स हैव द फ्रिक्शन फोर्स. तो फॉल्ट के पास हमेशा एक घर्षण बल होता है और ये घर्षण बल उनके दो ब्लॉक के खंडों के बीच होता है. तो फॉल्ट्स हैव द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स इन द कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन फोर्स रिलीज द एनर्जी दैट इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक. और इसी फ्रिक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वही अर्थक्वेक लेकर आती है. स्पष्ट हो गया? तो ये है सिस्टम. हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया. नहीं कृष्णा आप बहुत जल्दी भूलते हैं. हमने आपसे कहा था अंदर का गर्मा गर्म पदार्थ बाहर आए और अंदर का गर्मा गर्म पदार्थ डाइवर्जेंस से भी आता है, कन्वर्जेंस से भी आता है. कन्वर्जेंस से वहां आ पाएगा जहां एक प्लेट पतली हो यानी उस पे सागर हो कम से कम. याद आया? और डाइवर्जेंस से साइलेंटली मैग्मा ऊपर आता रहता है. तो दो तरीके के आपको हमने वोल्केनो बताए थे, एक्सप्लोसिव टाइप और साइलेंट टाइप. इतनी जल्दी अगर आप लोग भूलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. राइट? तो क्या क्या चीजें एक साथ संबद्ध मिलती हैं हमें. तो अगर हम नेचर में जाए इसी से रिलेट कर ले तो कई चीजें अब हमारे एक साथ संबद्ध हो गई. जरा देखें, हमने कहा कि ये एक ओशनिक प्लेट है. इसका ये मार्जिन इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे स्लाइड कर रहा है. दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट. हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओशनिक प्लेट है ये मूव करते हुए कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो इस पर राइड ओवर कर रही है, ये इस पे चढ़ती जा रही है. दोनों स्थितियों में कन्वर्जेंस है. अब यहां पर स्थिति किसकी है? तो एक और प्लेट किनारा पतला है. अगर प्लेट किनारा पतला होगा तो हमें यहां क्या दिखाई देंगे? ओशंस. अब अगर इन ओशंस में सेडिमेंट जमा होते रहें, यहां सेडिमेंट भरते रहें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेट आगे चलेगी ये भरे हुए सेडिमेंट्स किसमें बदल जाएंगे? फोल्ड्स में. तो यहां हमें क्या मिलते हैं? फोल्डेड माउंटेन. और जब यहां जितना कन्वर्ज करेंगे तो फोल्डेड माउंटेन्स के साथ साथ हमें यहां क्या दिखाई देंगे? लैंड है, माउंटेन है, तो अर्थक्वेक. एक तो ये स्थिति बनी. दूसरा हमने क्या कहा कि मान लो ये हिस्सा यहां गलने लगता है, अंदर गया. इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ कैन कॉज द मेल्टिंग ऑफ द बेंट मार्जिन. तो जो मुड़ा हुआ टुकड़ा है यहां से मैग्मा कोशिश करेगा कि हम ऊपर आ जाएं. अगर ऊपर नहीं आ पाया तो यहां फोकस जनरेट कर देगा और क्या जनरेट हो जाएंगे? अर्थक्वेक. अब हमने कहा कि ये यहां से मैग्मा इधर उठा, ये मैग्मा इधर भी जाना चाहेगा यहां पर, तो इधर भी ये धक्के देगा, तो यहां भी फोकस यानी सागर के तली में अर्थक्वेक आएंगे. और जब तली में अर्थक्वेक होगा तो ऊपर हमें क्या मिलेगी? सागर में सुनामी. ये स्थिति हो गई. आपको ये ए स्थिति समझ में आ गई. ये कहां के कोस्ट हो गए? ये हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट या साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट. इनमें से कभी कभार ये मैग्मा सीधा ऊपर आके यहां फूट भी सकता है. तो अब इसे क्या नाम दे सकते हैं? इधर हम कहते हैं ये पैसिफिक ओशन है. तो अब ये एंडीज कॉर्डिलेरा है. तो ये साउथ अमेरिकन लैंड है. समझ में आ गया? तो अगर इसी को हम मैप पर देख लें, ये रहा साउथ अमेरिका का एक हिस्सा हमने यहां बना दिया. ये इधर की ओर मूव करेगा, इधर प्लेटें पड़ी होंगी. कौन सी प्लेट मार्जिन यहां कन्वर्ज कर रही होगी? हमें पता है दिस इज द स्मॉल प्लेट कोकोस. ठीक है, साउथ में एक और छोटी प्लेट होगी जिसे हम कहेंगे नाज़का. तो इसके साथ भी ये अमेरिकन जो मार्जिन होगा कन्वर्ज करेगा. तो अब हमें यहां क्या दिखाई देंगे? इस जगह पर देख रहे हैं क्या मिलते हैं? एंडीज कॉर्डिलेरा. यही है. ये सिनेरियो सागर में होगा और ये हम ऐसे मैप पर दिखाते हैं. हम कहेंगे कोकोस प्लेट क्या कर रही है? कोकोस प्लेट इसके नीचे ये स्लाइड कर रही है, या नाज़का प्लेट का ये कोना इस प्लेट के नीचे स्लाइड कर रहा. ये सिनेरियो. तो कितनी चीजें आपको एक साथ यहां दिखाई दी? कन्वर्जिंग मार्जिन्स पर हमें फोल्डेड माउंटेन्स, अर्थक्वेक, और सागर के किनारे पर क्या दिख रहे हैं? सुनामी. अब इसी का हम लोग एक और सिनेरियो देख सकते हैं. वो क्या है कि ये सागर की प्लेट है, इधर ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, लेकिन यहां अभी इतने सेडिमेंट जमा नहीं हो पाए. ये सी है, यहां से ये मार्जिन गला और गलने से ये सीधा मैग्मा उठा और ओशनिक बॉटम को तोड़ करके वोल्केनो के रूप में फूट रहा है. तो यहां हमें क्या मिलेंगे?
आर्क एंड फेस्टून्स मिलेंगे, ये पहले भी आपको हमने बताया है। धीरे धीरे टाइम के साथ यहां क्या डेवलप कर जाएंगे बताइए, फोल्डेड माउंटेन्स भी। तो कन्वर्जिंग मार्जिन पर हमें अगर वो कॉन्टिनेंट के किनारे है, एक तरफ कॉन्टिनेंट है दूसरी तरफ ओशन है, तो कितनी चीजें एक साथ मिल सकती हैं बताइए। तो मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स मे हैव फोल्डेड माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, आर्क एंड फेस्टून्स एंड सुनामी टुगेदर। तो कन्वर्जिंग मार्जिन पर इतनी चीजें एक साथ मिल सकती हैं। अब तो कोई डाउट नहीं है, फिर हमने आपको रिक्लेम कर दिया। तो दिस इज व्हाट द साउथ अमेरिका। अब आपके पास ये नोट्स भी रहेंगे और इतने क्लियर कट डायग्राम भी रहेंगे। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। दिस इज द कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का किनारा है। तो किसी एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर हमें कई चीजें एक साथ मिल सकती हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जरा सब देखना, मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, तो इसका मतलब वहां जस्ट बगल में क्या होगा, सागर। कॉन्टिनेंटल मार्जिन मे हैव फॉलोइंग फीचर्स एंड फिनोमेना टुगेदर। एक साथ कौन कौन, फोल्डेड माउंटेन्स, आर्क एंड फेस्टून्स, और सागर जिधर मुड़ेगा तो वहां पहले क्या बनेगी, ट्रेंच। इतनी तो स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कहां आएंगे, लैंड पर, एंड सुनामी कहां मिलेंगे, बॉटम पर, सागर में। तो अ कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हैव द, ये किसी कॉन्टिनेंट के किनारे पर हमें इतनी चीजें एक साथ मिल सकती हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हैव द फॉलोइंग फीचर्स एंड फिनोमेना। फीचर्स कौन कौन से हो गए, फोल्डेड माउंटेन, आर्क एंड फेस्टून्स एंड ट्रेंचेस। फिनोमेना कौन सी हो गई, अर्थक्वेक फिनोमेना और सुनामी। अब कनेक्ट हो गए, और चैप्टर्स को आपस में लिंक जरूर करना है ताकि आगे कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। देख लिया, इसी की जब आप एनालिसिस करा देंगे, इसे लिख देंगे स्टेप टू स्टेप, लिखने की कोशिश भी करिएगा, तो आपका मेंस का क्वेश्चन, वैसे बीपीएससी में इस तरह के नहीं आते, प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, तो आ सकते हैं, लेकिन कहां, यूपीएससी में। यानी आप लोग जो बीपीएससी में पढ़ते हैं उसकी फिनोमेना, उसका एक्सप्लेनेशन और एक एक स्टेप आप लिख लें, तो मेंस के क्वेश्चन यूपीएससी में, यानी वहां की जो मेन हेडिंग होती है, उनके जो फैक्ट्स होते हैं, वो हमारे प्रीलिम्स में काम आ जाते हैं। हो गया, तो नाउ वी कैन मूव फॉर द अवर प्रीवियस स्लाइड्स। हम लोग अपनी पुरानी स्लाइड्स की ओर चलें, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक की हम लोगों ने बात की कि भूकंप के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक हमने दो तरीके के बताए, टेक्टोनिक कॉजेज और आइसोस्टैटिक कॉजेज। अभी हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। सम स्थिति, जैसे हम लोग हैं सीधे खड़े हैं, तो ये हमारा आइसोस्टैटिक पोस्चर है, यानी बैलेंस की स्थिति। यहां हम लों ने देखा कि ये अर्थक्वेक के लिए ये बेल्ट है हमारी, हिंदुकुश, हिमालयाज, ये सब, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है वो मूव करती रहती है। तो इंडियन प्लेट इज मूविंग टू नॉर्थवर्ड व्हाइल द यूरेशियन प्लेट इज मूविंग टू साउथवर्ड। सेम अरेबियन प्लेट इज आल्सो मूविंग टू नॉर्थवर्ड। ये तो ये पूरे वर्ल्ड मैप के लिए हमने उठा के लिया था, उसी को यहां थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दिया। इस तरह के मैप आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में भी पा सकते हैं। तो ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक हमने मैप पर दिखाए हैं, टेक्टोनिक में प्लेट मोशन और फॉल्ट्स। अब हम लोग बात करते हैं आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक या कॉजेज की। नाउ कम टू आइसोस्टैटिक कॉजेज। अब आइसोस्टैटिक कॉजेज तो हम लोग तब समझ पाए, तो पहले तो ये पता हो व्हाट इज आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी क्या है, उसी से आइसोस्टैटिक बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी का समस्थितिक संतुलन। समस्थितिक संतुलन। अब जरा हमें समझना है, हमने कहा कि मान लो ये अर्थ का एक लैंड ब्लॉक है, यहां प्लेन है, यहां ये प्लेट्यूज हैं, यहां चले गए ये माउंटेन्स हैं। दिस इज द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। ये क्रस्ट का कौन सा ब्लॉक है, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। और इस कॉन्टिनेंटल ब्लॉक के बाद यहां नीचे क्या होगा, हम लोग जानते ही हैं। ये अगर क्रस्ट है तो ये नीचे यहां क्या होता है क्रस्ट के बाद, जानते हैं ना आप लोग, मेंटल है, राइट। सेम पैटर्न यहां मेंटल का होगा। ये ब्लॉक यहां पड़ा हुआ है, ये ओशनिक ब्लॉक है, क्लियर।
और इसे अगर आप 3D में समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। ये माउंटेन्स इधर चले गए, ये रीजन इधर से आ गया, तो इस पूरे को हम लोग क्या कह देंगे, ये कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है। और इधर हमने कह दिया कि ये इसके किनारे किनारे ये ओशनिक ब्लॉक है। ओशनिक ब्लॉक नीचे रहते हैं और कॉन्टिनेंटल ब्लॉक हमेशा ऊंचे रहते हैं। किससे? सी लेवल से। तो आपने कह दिया ये सी लेवल है। सी लेवल। तो ओशनिक बॉटम कहां पड़ी हुई है? बिलो द सी लेवल। दिस इज द ओशनिक बॉटम। हमेशा जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस सी लेवल से ऊंचे हैं। कॉन्टिनेंट्स आर अबव द सी लेवल एंड ओशनिक बॉटम इज बिलो द सी लेवल। यही संतुलन क्या कहा जाता है? आइसोस्टैटिक बैलेंस। तो आइसोस्टैटिक बैलेंस इज व्हाट? इज वेरी इजी, सो सिंपल। द मैकेनिकल बैलेंस between two blocks of the crust। ये संतुलन की स्थिति हम बता रहे हैं। अभी तक गति की स्थिति बता रहे थे, तो प्लेट मोशन और फॉल्टिंग। हमने संतुलन की बात की, लेकिन ये संतुलन बना नहीं रहता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेचुरली इधर ऊपरी हिस्से से बहती हुई नदियां यहां अपने सेडिमेंट गिराती रहती हैं, और अगर रिवर यहां गिरेंगी तो अपने साथ यहां सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती रहेंगी, इस बॉटम पर, सागर की बॉटम पर। तो दीज आर द सेडिमेंट्स। अगर यहां सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं तो सागर धीरे धीरे पिछले होते जाएंगे और यहां लैंड बन जाएगी, ये कहा जाता है। या यहां से ये जो रिवर है, इनको सबको क्या कर रही है? इरोजन कर रही है, यहां से ये काट रही है। तो यहां से जो कुछ मैटर कटा वो यहां सेडिमेंट के रूप में जमा हो रहा है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ कॉन्टिनेंट नीचे होते जाएंगे और ओशनिक बॉटम ऊंची होती जाएगी, तब ये जो मैकेनिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो नेचुरली रिवर्स कैरी व्हाट? द सेडिमेंट्स। ये रिवर्स हैं, नदियां हैं। ये पहाड़ों को छीलकर काटकर सेडिमेंट सागर में गिराती रहती हैं, जिससे कि सागर की तलियां छिछली हो सकती है और कॉन्टिनेंट घिसकर के नीचे हो सकते हैं। यानी जो डिफरेंस है कॉन्टिनेंट और सी लेवल के बीच, वो कम हो जाएगा, और बॉटम और सी लेवल के बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो ये फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं? इरोजन कौन कराता है, या सेडिमेंट ये कौन कराता है? जवाब दीजिए आप लोग। हाँ, सुनामी वोल्केनो से भी आ सकती है। देखा होगा आपने, क्राकातोआ फूटा इंडोनेशिया में, तो वहां पर क्राकातोआ का मलबा जब सुंडा स्ट्रेट में गिरा तो बड़ी जोर की लहर उत्पन्न हुई, जिसे इंडोनेशिया की सुनामी कहा गया। हाँ, आप लोग एक जवाब दीजिए तो पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। इरोजन और ये सेडिमेंट कौन से फोर्स करा रहे हैं? तो हमने रिवर लिख दिया, रिवर ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है। और ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी को कौन चलाता है? एंडोजेनस फोर्स या एक्सोजेनस फोर्स? बिल्कुल। और ग्लेशियर अगर मेल्ट करेंगे तो ग्लेशियर से भी नदी बनेगी, और वो नदी का पानी बहता हुआ सागर की ओर जाएगा, अपने साथ चट्टान वगैरह ले जाएगा। तो यहां हमने एक एजेंट दिखा दिया, जरूरी नहीं सारे एजेंट बताएं। बिल्कुल। तो ये सभी कौन से फोर्स हैं? कौन सा फोर्स चलाता है इन एजेंट को? एक्सोजेनस फोर्स। समझ में आया? कौन सा शब्द बताए थे कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज आर रन बाय द एक्सोजेनस फोर्सेस। तो जो ये परिवहन शक्तियां हैं, जैसे हवाएं, नदियां, हिमानियां, इन्हें कौन चलाते हैं? बहिर्जात बल। क्या बहिर्जात बल भी भूकंप ला सकते हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट। थोड़ी सी भाषा बदल दी, और बहुत ही, हम लोग अक्सर क्या समझते हैं कि भूकंप केवल और केवल किसके द्वारा आते हैं? एंडोजेनस फोर्स। नो डाउट, एंडोजेनस फोर्स आर डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर अर्थक्वेक। भूकंप के लिए अंतर्जात बल प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, बट एक्सोजेनस फोर्स में इंड्यूस में कॉज द अर्थक्वेक। ये तो एक्सोजेनस फोर्स ने काम कर दिया कि पहाड़ों को छील छील कर पहाड़ों की चट्टानों को चूर्ण बना करके सागर में सेडिमेंट के रूप में जमा कर दिया। गॉट इट? और जब ये जमा हुए तो इनका भार पड़ेगा, लोड किसकी ओर? नीचे की ओर लोड होगा। अब ये ब्लॉक कहां जाना चाहेगा? नीचे। और नीचे कौन बैठा है? अपर मेंटल। अपर मेंटल तो सॉलिड है नहीं, कमजोर है, तो कमजोर को क्या कहते हैं? बोलो भाई। एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या करेगा? रिएक्शन। अब ये ओशनिक जो बॉटम होगी अपनी जगह पर ही ऐसे ऐसे हिलेगी, और यहां ये कॉन्टिनेंट जब हल्के होंगे तो यहां भी तो एस्थेनोस्फीयर होगा। और जब कॉन्टिनेंट छिल करके हल्के हो जाएंगे तो हल्का हुआ कॉन्टिनेंट कहां जाने की कोशिश करेगा? ऊपर, और फिर नीचे, ऊपर नीचे। यानी हुआ क्या कि जैसे हम लोग पुराने सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहां वो तराजू होती है, मैकेनिकल बैलेंस। तराजू को क्या बोलते हैं साइंस में? बोलो। मैकेनिकल बैलेंस। याद आया? तराजू के पलड़े लोग नहीं याद कर पा रहे। ये एक डंडी होती है, इधर ये ऐसी 3 रस्सियां होती हैं, और ये एक पलड़ा इधर, ये एक पलड़ा इधर। बन गई तराजू। बोल। ये, इसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल बैलेंस।
ये यांत्रिक संतुलन है। अब मान लो इस पर हमने जितना वेट रखा, कुछ रखा था यहाँ वेट, एक यहाँ पर वेट रख दिया, संतुलन बना लिया। अब इसके बाद यहाँ का वेट एक जगह का यहाँ से इतना काटें और इस वेट को यहाँ जोड़ दें। अब तराजू हिलने लगेगी, कभी ये पलड़ा कहाँ जाएगा, ऊपर तो नीचे, ऊपर या नीचे। यही क्या है, अप्स एंड डाउन्स, दीज आर आइसोस्टैटिक। तो इफ द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द क्रिस्टल ब्लॉक इज ब्रोकन, अगर क्रिस्टल के जो खंड है, टुकड़े हैं, उनका ये जो संतुलन पहले से स्थापित है, एक कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये मान लो ओशनिक पार्ट है और ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। तो अगर कॉन्टिनेंट का मलबा यहां से यहां चला जाए, यहां से उठाया यहां रख दिया, तो जो पहले से स्थापित बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और बैलेंस बिगड़ना ही वाइब्रेशन होंगे, और वाइब्रेशन ही क्या कहे जाएंगे, अर्थक्वेक। तो मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट इज नोन एज आइसोस्टैसी। क्रस्ट के ब्लॉक के यांत्रिक संतुलन को ही हम समस्थिति कहते हैं। अगर यहां पर ये एक्सोजेनस फोर्सेस ने ये संतुलन बिगाड़ दिया, तो सागर तली अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, तो कॉन्टिनेंट भी अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इससे क्या जनरेट हो जाएंगे, अर्थक्वेक। Such earthquake are called the isostatic earthquake and these causes are called isostatic causes, भूसमस्थितिक कारक। इतना आसान निकला। तो नेचुरली रिवर कैरी करते रहते हैं अपने सेडिमेंट को किसकी ओर, सी की ओर। तो जिसका परिणाम क्या होता है, सी बॉटम बिकम हैवी एंड ट्राई टू मूव डाउनवर्ड व्हाइल द कॉन्टिनेंट्स बिकम लाइट एंड ट्राई टू मूव अपवर्ड। So this mutual relative movement of land and oceanic bottom can cause the earthquake. Such earthquake are called isostatic earthquake. क्लियर? किसी को कोई डाउट हुआ? आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक को हमने दो तरीके में बताया। तो यहां हम लोग अपने कुछ नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स पर क्या लिख दें, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, क्योंकि बिना ये लाइन लिखे याद नहीं रहेगा। कैरी द मैटर फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू ओशनिक बॉटम। ये लाइन सबको याद रहेगी। जो परिवहन संस्थाएं हैं जैसे नदियां वगैरह, वो महाद्वीप से अपना पदार्थ महासागर की ओर ले जाती। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मैकेनिकल बैलेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक बॉटम गेट ब्रोकन। मैकेनिकल बैलेंस को क्या नाम दिया है, याद है ना, आइसोस्टैसी गेट ब्रोकन। आइसोस्टैसी यहां टूट जाएगी। द जनरेटेड डिस्टर्बेंस और इम्बैलेंस, cause the earthquake। देख लिया? हाँ, आइसोस्टैटिक को इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फोर्स का वेट का मामला है। इतना आसान हुआ। इसलिए कहते हैं कि ज्योग्राफी को इमेजिन जरूर करके चलना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा बहुत अपना दिमाग खुला रखें तो ये सब चीजें बहुत आसान रहती हैं। अब आप लोग अपने अच्छे से नोट्स जब ये स्लाइड आपके पास पहुंच जाए तो और अच्छे से आप इन्हें बना सकते हैं। तो अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट आर द आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक, इन्हें भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेंस में डिफाइन कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा लेक्चर प्रीलिम्स का है, तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ एक भी पॉइंट बाकी नहीं है। तो दो तरीके के फंडामेंटली वी हैव इमेजिन द टू टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक एंड आइसोस्टैटिक। आइसोस्टैटिक के बारे में हमने क्या कहा था, तो वी अगेन हैव टू फाइंड आउट द लिस्ट। आइसोस्टैटिक में नदियां वगैरह ये सब अपना नेचुरल काम करती रहती है। क्या इंसान भी आइसोस्टैसी को ब्रेक करने में मदद करता है? कैन द आइसोस्टैसी मे बी ब्रोकन बाय द एक्टिविटीज ऑफ द मैन। क्या इंसान भी इस समस्थिति को तोड़ सकता है? बताइए। तब ये मैन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हो जाएंगे, मानव के द्वारा प्रेरित अर्थक्वेक हो जाएंगे। जवाब दीजिए। बिल्कुल, कृष्णा ने कहा यस सर। तो अब बताइए कृष्णा, कैसे? और लोग भी बताएं, ये नहीं कि जिसका नाम ले दिया गया वही बताए, हम क्यों बताएं। मानव की वो कौन सी गतिविधियां हैं जो आइसोस्टैसी को तोड़ सकती हैं? अभी जब हम बताएंगे कहेंगे हम सर ये सब जानते थे, बस बोल नहीं पाए। बोल लो, बोलने का मौका है, बाद में पछताओगे कि कह नहीं पाए। थोड़ा सन्नाटा है भाई, जवाब दीजिए। अच्छा चलिए आपकी हम मदद करते हैं। अब आप बोलेंगे तोते की तरह, आ जाए।
अगर यहाँ के पेड़ पौधे इंसान लैंड के उखाड़ दे, डिफॉरेस्टेशन कर दे, तो इरोजन ज्यादा होगा, और जितना इरोजन होगा उतने सेडिमेंट जाके सागर में जमा होंगे, सागर की तली भारी होगी, कॉन्टिनेंट हल्का होगा, सागर नीचे कॉन्टिनेंट ऊपर, पड़ना शुरू, आ गया भारी सा भूकंप। These are the isostatic earthquake। तो हम जितनी वैकासिक गतिविधियां कराते हैं, देखा होगा इस समय हिमालय में वर्षा होती है, उतनी तगड़ी लैंडस्लाइड हो रही है, हिमालय खोखला है, इरोजन हो रहा है, बड़ी तेजी से चट्टानें लुढ़क रही है, सारी लुढ़कती हुई चट्टानें पानी के साथ घाटियों से यूपी और बिहार में आके जमा होंगी, और यूपी और बिहार से महीन बे ऑफ बंगाल से बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएंगे तारा के साथ। तो माइनिंग है, क्वारिंग है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, डैम है, रिजर्वायर है, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बिल्कुल शशिकांत, फ्यूजन ही नहीं, न्यूक्लियर फिशन भी जिसे हम परमाणु बम कहते हैं, फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन बम। ये सब मानव की गतिविधियां हैं जो यांत्रिक संतुलन को तोड़ सकते हैं। ये सब मेंस के टॉपिक हैं, लेकिन प्री में ऑप्शन के लिए याद रखिए। अब आप लोग जग गए, बिल्कुल जग गए। आशीष कुमार सिंह ने तो एकदम सारे ऑप्शन सटीक बता दिए, वेरी गुड। तो माइनिंग है, क्वारिंग है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, डैम्स है, रिजर्वायर्स है, ये है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का दबाव भी है, बिल्कुल सही। तो अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब आप लोगों का एकदम शुरू हो गया कंप्यूटर, अब धड़ाधड़ जवाब आने लगे। थोड़ा सा सीपीयू ऑन करना पड़ता है, बाकी सब फिर आप लोग कर लेते हैं। इट्स गुड। So now I think you people got the idea why I am saying the isostatic causes are of two types, natural and as well as the anthropogenic. So undoubtedly earthquakes are the natural phenomena, but they may be invoked by the or the sponsored by the human activities. तो निसंदेह भूकंप एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन मानव इन्हें आहूत कर सकता है, मानव इन्हें निमंत्रण देता है अपनी वैकासिक गतिविधियों के द्वारा। यहाँ निष्कर्ष और कंक्लूजन ही प्रीलिम्स में रहेंगे, बाकी हम लोग जब मेंस की कभी क्लास करेंगे तब डिटेल में इन्हें लिखेंगे। तो नाउ फॉर, तो ये हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया, तो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब अर्थक्वेक है क्या? तो अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, इससे हम लोग बड़ा अलर्ट रहना चाहते हैं, जैसे ही आए वैसे ही नापे कि ये कितना तेज है। तो आप समझ गए होंगे कि अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या होगा? भूकंप का मापन, स्केलिंग ऑफ द अर्थक्वेक। स्केलिंग ऑफ अर्थक्वेक, इस पर कुछ नोट्स हैं, इन्हें अभी हम थोड़ा बोले दे रहे हैं, फिर आगे इन्हें समझाते हैं। तो देयर आर मेनली टू स्केल्स, ऐसे तो कई हैं, लेकिन दो सबसे ज्यादा चर्चा में, रिक्टर एंड मर्कैली, द टू टाइप्स ऑफ द सिस्मिक स्केल्स। रिक्टर और मर्कैली दो आपने खूब सुने होंगे। तो रिक्टर इज द मैग्नीट्यूड, रिक्टर को एक परिमाण भूकंप मापी कहा जाता है, मैग्नीट्यूड स्केल, अभी समझाते हैं। व्हाइल मर्कैली इज द इंटेंसिटी स्केल, व्हिच हैज बीन नेम्ड आफ्टर देयर इन्वेंटर, जिसने इस स्केल को खोजा है उन्हीं के नाम से ये जाने जाते हैं। तो रिक्टर क्या होता है? जो वेव्स जनरेट होती हैं उनके एम्पलीट्यूड की हाइट को बताता है, एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ पी वेव्स, जो सबसे बड़ी होती है हाइट, उसी को बताता है ऑन द सीस्मोग्राफ। व्हाइल मर्कैली इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो उस एनर्जी को बताता है व्हिच हैड द डिस्ट्रक्टिव वर्क ऑन द एपिसेंटर, जिसने एपिसेंटर पर नुकसान किया। रिलीज हुई एनर्जी नहीं, कितनी ऊर्जा भूकंप से मुक्त हुई वो रिक्टर बताएगा, और उस ऊर्जा ने कितना नुकसान किया वो मर्कैली बताएगा। तो रीडिंग ऑफ रिक्टर, जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है वो तुरंत पता लगती है, स्पॉन्टेनियसली ऑब्जर्व्ड विद द अराइवल ऑफ द अर्थक्वेक। जैसे ही अर्थक्वेक आते हैं तुरंत रिक्टर बताता है। मर्कैली इज एस्टिमेटेड आफ्टर द सीस्मिक इवेंट बाय द एक्सपर्ट। मर्कैली का जो आकलन होता है, जब भूकंप आ चुका है, क्या क्या नुकसान हुआ है, उसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है। जियोलॉजिस्ट करते हैं कौन कौन सी चट्टानें टूटी, या सिविल इंजीनियर्स बताते हैं कि हमने ये फलाना पुल बनाया था, इतना मजबूत था, टूट गया, अर्थात इतना जरूर काम किया होगा अर्थक्वेक ने। कैलकुलेटिंग द लॉस और डैमेज हैपेंड, तो जो कुछ भी लॉस या डैमेज हुआ है उसके आधार पर ये बात करी जाती है। ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। अब इन सबको हम लोगों को समझना है वन बाय वन। तो पहले कौन सा आया? नुकसान देख करके लोग बताते थे, स्पॉन्टेनियस जानकारी भूकंप की नहीं हो पाती थी। तो मर्कैली स्केल आई, इंटेंसिटी इसी को कहते हैं। तो मर्कैली स्केल का दूसरा नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इसे हम भूकंप का इंटेंसिटी भी कहते हैं, तीव्रता। कभी कभार प्रीलिम्स में यही पूछ लेते हैं किसने डेवलप किया, तो मर्कैली द इंटेंसिटी स्केल वाज डेवलप्ड बाय द एक इटालियन वोल्केनोलॉजिस्ट थे, वो ज्वालामुखियों का अध्ययन करते थे, जिनका नेम जी मर्कैली, वैसे इनका नाम टेढ़ा है, जिउसेप्पे मर्कैली, इतना कठिन नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग शॉर्टकट में जी मर्कैली कह देंगे। इन 1884, और इन्होंने कहा कि ये 1 से लेकर के शुरू होगा कहां तक? 12 ग्रेड्स तक, 12 खाने होंगे। किसने ये 12 खाने बताए? 1902 में एक कैनकैनी ने, यानी अडोल्फो कैनकैनी ने। इट वाज अगेन मॉडिफाइड बाय हैरी ओ वुड एंड फ्रैंक न्यूमैन इन 1931, और 1931 में इसे फिर मॉडिफाई किया गया, नाउ नोन एज द मॉडिफाइड मर्कैली स्केल। इसकी रीडिंग किसमें होती है? रीडिंग्स आर इन रोमन नंबर्स, इसमें कभी भी दशमलव यानी डेसिमल का यूज नहीं किया जाता। रिक्टर स्केल क्या है? इसको किसने डेवलप किया? तो वो डेवलप हो पाया 31 तक, और ये डेवलप हो पाता है 1935 में टीएफ रिक्टर के द्वारा, यानी चार्ल्स एफ रिक्टर ने इसे बनाया। तो रिक्टर स्केल स्पॉन्टेनियस बताता है, ये कहता है कितना बड़ा धक्का, जोल्ट दिया गया, गिवन बाय द रिलीज्ड एनर्जी एट दैट पॉइंट। नुकसान वाली ऊर्जा नहीं, कुल जितनी ऊर्जा फ्री हुई, मुक्त हुई, उसके धक्के को ये बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द रिलीज एनर्जी इन द वेव पैटर्न, ऐसे 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 बताता है, ऐसे एकदम। तो जो बहुत ज्यादा धक्का पड़ा होगा वो ये, इसी के आधार पर इंटेंसिटी बताई जाएगी। द लॉग वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, इसके स्क्वायर ऑब्टेन्ड एट द बेस 10, यही फार्मूला है रिक्टर को कैलकुलेट करने का। I इज इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर हमने कह दिया, मान लो कितना है, सपोज ए स्क्वायर इज 100, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, 10 पावर 2। अब हमने कहा आई क्या होगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 पावर 2, तो क्या हो गया log 10 पावर 2। नाउ वी कैन से 2 log 10 दैट इज 2 रिक्टर। ये है कैलकुलेशन। कितना था ए स्क्वायर, मान लो इतना। हमने कहा सपोज दैट ए स्क्वायर इज 1000, तो इन दैट केस इट वुड बी 10 टू पावर 4, तो आई क्या हो जाएगा, तो देन सॉरी 10 टू पावर 3 नॉट द 4, 10 टू पावर 3, देन आई क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा log 10 टू पावर 3 दैट इज 3 log 10 दैट इज 3 रिक्टर। आ गया समझ में। हमने कह दिया ए स्क्वायर इज 10,000, अगर ये 10,000 है तो अब आर कितना हो जाएगा, जितने जीरो हैं यहां पर, रिक्टर इज 4। इफ ए स्क्वायर इज 1 लाख देन आर वुड बी द 5। ये है। कहां तक इसकी वैल्यू जाती है, इसकी वैल्यू जाती है नाउ गोज अप टू 9, 0 टू 9। ये कैलकुलेशन का मेथड है। अब जरा समझे हम लोग कि ये काम कैसे करता है। जरा इस डायग्राम की ओर आए। ये हमारा फर्श वगैरह है, इस पर हमने कुछ चीजें लगा ली। ये एक वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल, इससे एक स्प्रिंग लटकाया, ये एक स्प्रिंग वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और इसे एक मजबूत स्प्रिंग के सहारे एक भारी सा वेट लटका दिया, यहां वो भारी सा वेट लटका दिया। अब इस वेट के नीचे यहां पर पेंसिल यानी कार्बन का पॉइंट लगा दिया, और नीचे ये कागज रोलर लगा दिया। अब अगर इसे हिलाएंगे तो इसके हिलने से ये वेट बहुत ज्यादा है तो ये इधर उधर होगा। तो अब इस कागज पर हम लोग अगर गौर करें तो इसको जैसे ये रोलर घूमेगा हिलने से ये लाइनें बनती जाएंगी, यही लाइनें ही तो सीज्मोग्राफ है। बहुत सिंपल सा मेथड है यहां। तो ग्राफ जैसी लाइन हमें मिल जाएगी। मान लो हमें ये ग्राफ ऐसे मिलता है, खूब बड़े और छोटे, ये वेव चल रही है, तो ये वेव की अपनी बेस लाइन हो गई। ये लो, अब इस बेस लाइन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ एक और, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और अगर इस एम्पलीट्यूड का हम लोग ए स्क्वायर कर लें, ए का स्क्वायर कर दें और लॉग की वैल्यू में रख दें तो रिक्टर मिल जाएगा। कितना आसान है। आप में से कई लोग टेक्निकली बड़ा एफिशिएंट होंगे, इसे घर पे बना भी सकते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गए और आसान और सहज, हल्की फुल्की हलचल को भी वो तुरंत बता देते हैं। तो ये गोल जो है वो फ्री होना चाहिए, रोटेबल, जिससे कि जरा सा ये हिले अर्थ तो ये कतई ना हिले अपनी जगह से, तो उस पर ये लाइनें बनती जाएंगी। और इन लाइनों को हम लोग ऐसे सीज्मोग्राफ के रूप में बता देंगे। यहाँ सीज्मोग्राफ हमें लगता है ये विजिबल नहीं हुआ है, थोड़ा विजिबल कर दे। कहाँ गया ये बीप्स हैं। इस तरीके से बीप्स हमने आपको यहाँ जो मैक्सिमम जाएगा वही इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी बता दी जाएगी। इन सबको बताने और लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी एक बेसिक नॉलेज में ये चीजें पड़ी रहनी चाहिए। ये इस कागज की जो रीडिंग है उसी को हमने यहाँ दिखाया है, इसी रीडिंग को यहाँ बड़ा करके दिखा दिया है। और इसके साथ यहाँ नीचे पेन लगा हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे मूव करें तो अब सिंपल डायग्राम से इससे आप समझ लें व्हाट इज द अर्थक्वेक इंटेंसिटी। भूकंप की तीव्रता क्या होती है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एट अ प्लेस इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ शेकिंग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो जो धरती को हिलाने की क्षमता का आकलन अगर हम लोग करें तो उसी को इंटेंसिटी कहा जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज अ नंबर व्हिच इज मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इन एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक से कितनी ऊर्जा रिलीज हुई उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर मेंस में भी पूछा जाए तो आप लोग इसे आसानी से बता सकते हैं, इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम लोग अगर जाएं तो मॉडिफाइड जो मर्केली स्केल है इसका यूज हमें किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और तुरंत जानकारी के लिए गवर्नमेंट किसका यूज करती है, रिक्टर का। वो हमने आपको बता दिया। मॉडिफाइड में या इसमें कौन सी स्केल्स होती है, तो ये 1 से शुरू होता है और कहां तक जाएगा, 12 तक जाता है मर्केली। तो मर्केली गोज अप टू 12 रीडिंग तक। अगर केवल 1 रीडिंग का है ये इंटेंसिटी, इसकी 1 है, तो इसे केवल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत बताएगा। सीज्मोग्राफ तो इसे मेजर कर लेगा लेकिन इंसानों को महसूस नहीं होता, नॉट फेल्ट बाय द पीपल। अगर कुछ लोग बड़ा शांति में रेस्ट में बैठे हैं, जैसे ध्यान लगा के पढ़ रहे थे, तो उन्हें हल्का फुल्का ये महसूस हो सकता है। नंबर 2 की बात करें, अगर 2 इंटेंसिटी का है तो हल्की फुल्की एक कमजोर शेकिंग हो सकती है, फीबल। और इसे भी वो लोग जो रेस्टिंग स्टेज में हैं, घर पर वगैरह हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, लेटे हैं, वो महसूस कर सकते हैं। ना पंखा चला के लोग लेटे हैं, वही मैंने आपको बताया। देन थर्ड, अगर थर्ड मर्केली है, मर्केली में कभी डेसिमल यूज नहीं होता, तो अब यहां शेकिंग थोड़ी ज्यादा होगी, इसे थोड़ा अच्छे से महसूस किया जा सकता है। जैसे कार वगैरह है वो हिलने डुलने लगती है,
ऐसे हल्की चीजें हिलडुल जाती हैं तो पता लग जाता है। फोर्थ में अगर जाते हैं ये, तो ये हल्का शेकिंग होता है, और जो लोग घर के अंदर होते हैं, घड़ी वगैरह, दीवार घड़ी वगैरह हिलने लगती है, उन्हें पता लग जाता है, लेकिन चलते फिरते लोग बहुत कम जान पाते हैं। इस तरीके से हम लोग इस लिस्ट को देखते जाएं। तो अगर फिफ्थ पर आ जाए, फिफ्थ में क्या लिए, तो ये रदर स्ट्रांग होते हैं और इन्हें लगभग हर कोई महसूस करता है, चल रहा हो चाहे बैठा हो। इसके बाद स्ट्रांग होगा, यानी कहां से शुरू हो रहा है स्ट्रांग, यानी सिक्स से। अब यहां से ये हर कोई महसूस करेगा और डर भी जाएंगे, और कमजोर चीजें चटक भी सकती है, टूट भी सकती है। वेरी स्ट्रांग अगर होगा तो वही थोड़ा, तो जहां पर लोग जमीन पे खड़े होंगे उन्हें खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू स्टैंड, और फर्नीचर वगैरह जो पुराने कमजोर होंगे वो टूटने लगेंगे, दीवार वगैरह में भी हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है। और अगर आ गए तो डिस्ट्रक्टिव किनको अर्थक्वेक कहा जाता है, उन अर्थक्वेक को डिस्ट्रक्टिव कहेंगे जिनकी इंटेंसिटी मरकैली पर 8 है, ये प्री में पूछते हैं। अब इससे हल्के फुल्के नुकसान शुरू हो जाते हैं, तो स्टैचू वगैरह बिल्डिंग में ये गिरने लगती है। उसके बाद और अधिक बर्बादी वाले अर्थक्वेक होंगे, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भूकंप के नुकसान पहुंचाने की ताकत बढ़ती जाती है, और जब 9th मरकैली का आता है तब एक आम जनता में भय व्याप्त हो जाता है, और सभी तरह की बिल्डिंग्स में काफी कुछ नुकसान हो सकता है, यहां तक कि थोड़ी बहुत रेल की पटरियां भी टेढ़ी हो सकती है। उसके बाद आप देखें तो डिजास्टरस कहा जाता है, वो डिस्ट्रक्टिव था, ये डिजास्टरस है 10th मरकैली पर। इसमें रेल की पटरियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुड़ जाती हैं, और कितना नुकसान होता होगा आप समझ सकते हैं। और यहां तो रेल की पटरियां उखड़ ही जाती हैं, सभी मैन मेड स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय, नाउ इट इज द 11th। और इससे भी अगर ज्यादा हो गया तो ये प्रलयकारी कहा जाता है, कैटास्ट्रॉफिक होता है, टोटल डैमेज कहा जाता है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, और नगर केवल खंडहर में बदल जाते हैं। तो इन इमेज से हम लोग थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इनके बीच रिलेशन है। तो एक और हम क्या बना लें, रिक्टर, ये लो, ये रिक्टर स्केल बना लिया हमने, और इतना ही बड़ा हमने यहां मरकैली बना लिया, ये कंपैरिजन करने के लिए हमने बना दिया। अब रिक्टर कहां से कहां तक होता है, तो ये 0 से शुरू होगा और 9 तक होगा, यानी इसके कुल 9 डिवीजन होते हैं, तो इसके हम 3 इक्वल पार्ट कर दें, और फिर हम इनके भी 3-3 पार्ट कर दें। तो दिस इज 1 रिक्टर, 2 रिक्टर, 3 रिक्टर, 4 रिक्टर, 5, 6, 7, 8, 9 रिक्टर। ये ऐसे ही यहां 12 करने हैं, हम लोग क्या करें, पहले 2 पार्ट कर लें, फिर बराबर बांट दिया, 4 हो गए, अब इन सभी के 3-3 पार्ट कर दें। ये मरकैली मिलेगा, तो दिस इज द 1 मरकैली, 2 मरकैली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 मरकैली, यानी 9 रिक्टर किसके बराबर है, तो 9 रिक्टर इज इक्वल टू 12 ऑफ मरकैली। यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 रिक्टर इज इक्वल टू, या 3 रिक्टर इज इक्वल टू 4 मरकैली, 6 रिक्टर इज इक्वल टू 8 मरकैली। ये लो, अब रिक्टर ने होशियारी की, क्योंकि बाद में आए तो इन्होंने कहा अब हम और हल्के झटके को भी मेजर करने की बात करें, तो हर एक रिक्टर को भी छोटे छोटे 10 बराबर खाने में बांट दिया, जिन्हें क्या कहा गया, ये छोटे खाने डेसी रिक्टर। तो रिक्टर क्या यूज कर रहा है, तो रिक्टर स्केल यूज द इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड डेसिमल, यहां डेसिमल भी है, यानी रिक्टर पर किसी की इंटेंसिटी 6.7 भी हो सकती है, लेकिन मरकैली में कभी भी डेसिमल का यूज नहीं होता, यहां रोमन नंबर्स प्रयोग किए जाते हैं, केवल रोमन नंबर्स आर यूज। बट डेसिमल इज नॉट यूज्ड, यहां क्या होगा, इंटरनेशनल न्यूमेरल्स आर यूज्ड, इसमें अंतरराष्ट्रीय संख्याएं यूज करते हैं, इंटरनेशनल न्यूमेरल्स आर यूज्ड, और साथ में डेसिमल भी यूज होता है, डेसिमल इज ऑल्सो यूज, यानी इसे हम ऐसे लिखते हैं r इज इक्वल टू 7.0 रिक्टर, क्योंकि हर एक रिक्टर ब्लॉक किसमें बटा होता है, तो ईच रिक्टर ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू डेसी रिक्टर, हर एक डेसी रिक्टर में बटा होगा, 10 खाने होंगे बराबर यहां, इसलिए जिस रीडिंग में दशमलव लगा हो तो वो क्या होगा, ये सभी मैग्नीट्यूड होंगे,
और जिसमें रोमन नंबर यूज हो तो ये इंटेंसिटी स्केल होगा। मतलब कौन सा? मर्केली। तो मर्केली इज इंटेंसिटी स्केल। अब अगर रिक्टर ने किसी अर्थक्वेक को बताया कि वो 6 रिक्टर है, तो मर्केली लगभग उसकी कितनी रीडिंग देगा? तो इफ रिक्टर इज सेइंग द अर्थक्वेक इज ऑफ द 6 यूनिट, देन मर्केली विल रीड एज द 8 यूनिट, तो मर्केली इसे 8 यूनिट पढ़ेगा। अगर रिक्टर इसे 3 पढ़ रहा है तो मर्केली इसे 4 पढ़ेगा। अगर रिक्टर इसे 9 पढ़ रहा है तो मर्केली इसे 12 पढ़ेगा। अब आप इससे अपने सभी क्वेश्चंस इससे कर सकते हैं। तो जो ग्राउंड वगैरह अगर मूव करती है तो उसे हम ग्राउंड लर्चिंग कहते हैं। रेटिंग टाइप बिल्कुल सही है। रियल रिजल्ट, तो ये क्या है, कितना नुकसान हुआ, नुकसान पर आधारित है आपका मर्केली। अब अर्थक्वेक है क्या, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अर्थक्वेक इज अ डिजास्टर, ये सबको पता है। अर्थक्वेक एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। फिर इसे अगर मैनेज किया जाए तो प्राकृतिक आपदा को मैनेज करने के डिजास्टर मैनेजमेंट के कितने फेस होते हैं, जरा बताइए। डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 फेसेस होते हैं। कौन कौन ये 3 फेसेस हैं? डिजास्टर के पहले, प्री डिजास्टर, जब डिजास्टर चल रहा है तो इमरजेंसी, ये आकस्मिक कार्यवाही का दौर है, जैसे बाढ़ भूकंप जब चल रही है उस समय। उसके बाद पोस्ट डिजास्टर। इसमें रिक्टर स्केल का यूज कहां पर है, इसमें कौन सी फेस रिक्टर स्केल के आधार पर डिक्लेयर की जाती है? तो दिस फेस इज स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल ने कह दिया कि अगर ये अब 6 रिक्टर से ज्यादा है तो इट मींस इट इज द इमरजेंसी, क्योंकि रिक्टर तात्कालिक जानकारी देता है। अब नुकसान कितना हुआ उसकी भरपाई या रिकंस्ट्रक्शन किसके बेस पर होता है? दैट इज मर्केली। ये प्री में अगर मैच करने के लिए आए तो कर लीजिए। यस, मोर देन 5 अगर रिक्टर पर है तभी वो नुकसान पहुंचाता है। तो रिक्टर पर 6, तो मर्केली पर 8। ये है वास्तव में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम। पोस्ट डिजास्टर क्या करेगा, सॉरी प्री डिजास्टर। तो डिजास्टर के पहले जब शांति काल है तो हम लोग बिल्डिंग्स को मजबूत बनाएं, सीस्मिक प्रूफ बिल्डिंग बनाएं, ये सब करें। तो वी हैव डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। हम लोगों ने प्लेट पढ़ा, प्लेट मोशन पढ़े, कई फिनोमेना पढ़े। आप इन सबको वर्ल्ड मैप पर देखेंगे और वर्ल्ड के प्री के हमारे चाहे स्टेट्स हों चाहे आर्किपेलागो हों, ये सारे क्वेश्चन आपको हम कल की क्लास में कराएंगे। तो द क्लास फॉर टुमारो इज गोइंग टू बी हाईली सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। ओके, सो फॉर टुडे नाउ वी आर गेटिंग ओवर इट, एंड a big thank you for all of you.